हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है? वो सब पेशेंट जिसको पहले से ही डायबिटीज है, चीनी की बीमारी है, और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा किडनी डैमेज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये मेनली पेशेंट जो उनको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है उनमें देखा जाता है। मतलब कि ऑलरेडी डायबिटीज है और उसके साथ साथ रीनल हाइपरट्रोफी या ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्ट्रेशन देखा जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक क्रोनिक किडनी डिजीज है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो पर्सन को लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज है और वो अफेक्ट हो रहा है डायबिटीज़ से, या डायबिटीज़ के कारण किडनी डिजीज अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। ये ऑकर तब होता है जब हमारे शरीर में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, जिसके कारण जो किडनी का फंक्शन है उसमें डिस्टरबेंस आए, ठीक है। तो किडनी क्या करता है? मेनली जो हमारा किडनी है वो रेगुलेट करता है फ्लूइड को और साल्ट को हमारे बॉडी में, इसलिए ये वाइटल ऑर्गन कहलाता है हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो पर्सन है जिसको डायबिटीज़ है, हाँ, ज़्यादा डायबिटीज़ टाइप 2 के साथ देखा जाता है, लेकिन टाइप 1 रहे, टाइप 2 रहे, गेस्टेशनल डायबिटीज़ रहे, इस सभी में क्या होता है, जो हमारा बॉडी है वो या तो प्रोड्यूस नहीं करता है इंसुलिन या इंसुलिन को यूज नहीं करता है। जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम में होता है और उसमें क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है बाद में। तो इसके कारण क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये जो हाई ग्लूकोज लेवल है वो बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करता है, इंक्लूडिंग हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी डैमेज होगा तो क्या होगा? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो मेजर कॉज होता है लॉन्ग टर्म अगर रह जाए तो किडनी डिजीज कौन सा आता है? इन द स्टेज रीनल डिजीज हो जाएगा, ठीक है। ये मेनली डेवलप्ड कंट्रियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। जिसको इन द स्टेज रीनल डिसऑर्डर है उसमें किडनी नो लॉन्गर वर्क करता है, माने अब वर्क नहीं करता है, तो उसमें क्या किया जाता है? मेनली वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसलिए ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ गए? अब ये कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ के कारण हमारा जो किडनी है वो अफेक्ट हो रहा है? तो क्या होगा ना कि हाई लेवल ऑफ एल्बुमिन मिलेगा यूरिन में, तो ब्लड में क्या होगा, एल्बुमिन कम हो जाएगा, तो यूरिन में क्या मिलेगा? माइक्रो एल्बिन्यूरिया मिलेगा, ठीक है। ये कितना से कितना होता है? 30 से 300 mg पर 24 आवर, और ये मेनली अपीयर होता है एक बार अगर डायबिटीज मेलिटस हो जाए उसके 5 से 10 साल के बाद ही हो सकता है। अगर यूरिन एल्बुमिन टेस्ट करवाएंगे तो टाइप 1 के लिए आफ्टर 5 इयर्स और टाइप 2 के लिए जब ये डायग्नोसिस होगा उसके बाद से ही इसको देखना होगा, क्योंकि टाइप 1 तो मेनली बच्चों में होता है ना, तो उसमें डेवलप होने में टाइम लगेगा, लेकिन टाइप 2 होया हुआ है मतलब कि उसमें ऑलरेडी होया हुआ है, इसलिए मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्रोटीन्यूरिया रीनल फंक्शन डिक्लाइन कर जाता है 50% मेनली 5 से 10 साल के अंदर, और ये 10 से 20 साल लेता है अर्लीस्ट स्टेज ऑफ माइक्रो एल्बुनेरिया में, ताकि वो ESRD तक पहुंच सके, ठीक है। इसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी लो हो जाता है मेनली पेशेंट में, क्योंकि ESRD है। कॉजेज क्या है? डैमेज ऑफ किडनी मेनली हम लोग को स्ट्रेस में डाल देता है, क्योंकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन है काम नहीं करते हैं, प्रोटीन का लॉस होने लगता है यूरिन में, कभी कभी ब्लड भी मिलने लगते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है वो भी हमारे शरीर से निकलने लगता है। मेनली ये जो डायबिटीज नेफ्रोपैथी है वो स्लोली डेवलप्ड होता है, 15 साल लग जाता है डेवलप्ड होने में, ठीक है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है? हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो हैं डैमेज होने लगते हैं। अदर रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग हो जाएगा, एज हो जाएंगे, मेनली 65 ईयर्स ओल्ड और उसके अब
एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल में ज़्यादा कॉमन होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। उसके बाद ये ज़्यादा कॉमन होता है अफ्रीकन अमेरिकन में, नेटिव अमेरिकन में और एशियन अमेरिकन में। ये हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे किसी को ओबेसिटी हो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, हाई लेवल ऑफ ब्लड लिपिड हो, तो किडनी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सिम्टम में क्या होगा, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, इसमें क्या होगा, पर्सन को कोई पार्टिकुलर सिम्टम नहीं होगा, सिर्फ जो ब्लड प्रेशर है ना उसमें चेंजेज होंगे, फ्लूइड बैलेंस में चेंजेज होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप होगा ब्लड में, जिसके कारण सिम्टम आएंगे। इसके मेनली 5 स्टेजेज हैं। स्टेज 1 में क्या होता है ना, किडनी डैमेज प्रेजेंट होता है बट नॉर्मल किडनी फंक्शन होता है। जीएफआर का वर्किंग 90% और उससे ज़्यादा होता है। स्टेज 2 में क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाता है, कुछ लॉस ऑफ फंक्शन भी होते हैं और जीएफआर 60 से तो 89% काम करता है। ठीक है, माइल्ड स्टेज 3 में माइल्ड टू सीवियर लॉस होता है फंक्शन का, जीएफआर 30 to 59% हो जाता है। ठीक है, स्टेज 4 में क्या होता है, सीवियर लॉस ऑफ फंक्शन होता है, जीएफआर 15 से 29% में आ जाता है। स्टेज 5 किडनी फेलियर होने के चांसेस है, इसमें जीएफआर लेस देन 15% होते हैं। ठीक है, तो मेनली ये जो सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो स्वेलन एंकल, फीट, लोअर लेग और हैंड हो जाएगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन के कारण यूरिन कलर क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, फैटिग होंगे, नौसिया वोमिटिंग होगा, मेटेलिक टेस्ट आएगा मौत का। चलिए तो अब एक शॉर्ट में कर लेते हैं। ये जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है क्या, ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें परसिस्टेंट एल्बिन्यूरिया देखने को मिलता है, मतलब ग्रेटर देन 300 mg पर डे विथ और विदाउट राइज इन सीरम क्रिएटिन लेवल में देखने को मिलता है एल्बुमिन यूरिन में। ये कंफर्म होना चाहिए एटलीस्ट 2 ओकेजन इन 3 to 6 मंथ अपार्ट। इसके कारण क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता है जीएफआर में। उसके बाद आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, तो जो हाई ब्लड शुगर है वो रिस्क फैक्टर है, मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर जिसको डिफ़िकल्टी होता है कंट्रोल करने में। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर आप स्मोकर हैं तो आप में ज़्यादा चांसेस है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ और किडनी डिजीज का तब ज़्यादा चांसेस है, या रेटिनोपैथी है तब। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेज को एक्सप्लेन करते हैं। स्टेज पहला में क्या था कि इसमें डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुआ, जिसके कारण क्या हो रहा है, हाइपर फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्लिनिकल लेटेंसी अभी तक कोई क्लिनिकली पता नहीं चला है। फिर क्या होगा, माइक्रो एल्बुमिनुरिया होगा, मतलब कि हाई एल्बुमिन यूरिन में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैक्रो एल्बुमिनुरिया होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई एल्बुमिन यूरिन में देखने को मिलेगा, जिसके कारण रीनल फेलियर होंगे। ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या होता है, तो स्टेज 1 को ग्लोमुलर हाइपरटेंशन या हाइपर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें एल्बुमिन यूरिन में नॉर्मल रहेगा, लेकिन अब एक्सक्रीशन रेट स्टार्ट हो रहा है, जीएफआर बढ़ रहा है, लेकिन सीरम क्रिएटिन नॉर्मल रहेंगे। स्टेज 2 साइलेंट फेज होता है। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जो मेनली बायोप्सी पे पता चलता है। इसमें भी अभी भी एल्बुमिन यूरिन में नॉर्मल है। स्टेज 3 में माइक्रो एल्बुमिनुरिया मिलेगा, मतलब कि अब यूरिन में एल्बुमिन मिल रहा है, अभी भी सीरम क्रिएटिन नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। स्टेज 4 को डिस्टिक पॉजिटिव कहते हैं, मतलब कि अब मैक्रो बहुत ज़्यादा एल्बुमिन मिल रहा है, हाइपरटेंशन होगा, अभी भी क्रिएटिन नॉर्मल होंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे सीरम क्रिएटिन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज 5 इन द स्टेज आ जाता है, इसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे 3 मेथड से। एक तो मेजर करेंगे एल्बुमिन टू क्रिएटिन रेशियो, ठीक है। दूसरा 24 आवर कलेक्शन विथ क्रिएटिन। तीसरा टाइम कलेक्शन करेंगे जो 4 आवर और ओवरनाइट पे किया जाता है। ठीक है, एल्बुमिन जो क्रिएटिन रेशियो है वो मॉर्निंग में यूरिन सैंपल में लिया जाता है और ये रैंडम यूरिन सैंपल की तरह यूज होता है। ठीक है,
अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे यूरिनरी एल्बुमिन को, जो मेनली इन्फ्लुएंस होता है और भी फैक्टर से, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हाई डायबिटीज, प्रोटीन इंटेक, वेजाइनल डिस्चार्ज, ड्रग जैसे कि एनसीड, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वाटर लीडिंग, एक्यूट फेब्राइल इलनेस। ठीक है, तो ये जो माइक्रो एल्बुमिनुरिया है, ये अलग अलग गाइडलाइंस के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि अमेरिकन गाइडलाइंस के अनुसार क्या बोला है, 2.5 से 25 मिलीग्राम पर मिलीमोल मेल में होता है और 3.5 से 35 मिलीग्राम पर मिलीमोल फीमेल में होता है। ऑस्ट्रेलियन में भी सेम बताया गया है। उसके बाद ब्रिटिश गाइडलाइंस में भी सेम बताया गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि मेल में 2.5 से 25 की जगह 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल होता है और फीमेल में 3.5 से 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल होता है। ठीक है, वहीं कैनेडियन में क्या बताया गया, 2 से 20 मिलीग्राम पर मिलीमोल मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया गया है। ठीक है, अब इसको जो माइक्रो एल्बुमिनुरिया है, इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, तो इसमें मेनली हम ACR मेजरमेंट करते हैं 1 से 2 टाइम्स विद इन 3 मंथ। माइक्रो एल्बुमिनुरिया कंफर्म किया जाता है एटलीस्ट 2 to 3 टेस्ट में। ये नहीं कि एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हो जाए, नहीं, 2 से 3 टेस्ट में। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो कैलकुलेशन GFR का मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो पेशेंट को एजुकेट करके कि आप जितना हो सके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, डायबिटीज़ के टैबलेट सही टाइम पे खाइए, क्योंकि ये बाद में जाके आप अगर डायबिटिक कंट्रोल नहीं हुआ तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। फॉलो अप कीजिए, इसमें अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। ACE इनहिबिटर और ARB दिया जाता है। ठीक है, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो स्मोकिंग को रोका जाता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में हम मेनली नॉर्मोटेंसिव पर्सन में और जिनको डायबिटीज़ है और माइक्रो एल्बुमिनुरिया है, उनको हम ACE इनहिबिटर या ARB देते हैं ताकि वो प्रोग्रेस को रोक सके। ठीक है, पर्सन जिसको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है और माइक्रो एल्बुमिनुरिया है, वो मेनली एल्बुमिनुरिया का टेस्टिंग साल में एक बार करवाते हैं और मॉनिटर करते हैं कि डिजीज़ कहीं प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कभी कम्बिनेशन थेरेपी भी दिया जाता है ACE इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर का, और इसका जो कम्बिनेशन है वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिसको डायबिटीज़, अल्थरोस्क्लेरोसिस है या एंड स्टेज ऑर्गन डैमेज है। कौन सा कम्बिनेशन, तो ACE इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर को अवॉइड करना चाहिए, दोनों का कभी भी एक साथ नहीं देना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ में मेनली ACE दिया जाता है। ठीक है, ARB उसमें दिया जाता है जिसमें ACE ही कंट्राडिक्टेड हो। और टाइप 2 में क्या किया जाता है, उसमें भी मेनली ACE दिया जाता है लेकिन ज़्यादा ARB दिया जाता है। ठीक है, मेनली क्या होता है ना, जब अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाती है तो यूरिन में ग्लूकोज मिलने लगता है जिसको हम ग्लाइकोयूरिया कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, अब क्रॉस कर जा रहा है फिल्ट्रेशन को। तो ये कुछ मात्रा में, ऐसे तो ये पूरी तरह ऑब्जर्व हो जाता है लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हो जाने के बाद ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम दिया गया है ARMANL इप्स्टेन सेल, मतलब कि आर्मनल इप्स्टेन सेल नाम दिया गया है। अगर इसमें भी मार्फोलॉजिकल फीचर देखेंगे तो अर्लीस्ट मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जो सीन होगा वो जो सब डायबिटिक पेशेंट में होता है वही प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया के अलावा अगर हम देखना चाहें तो जो हमारा ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो चुका होगा। ठीक है, और इसमें क्या